तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की लेटेस्ट मूवी रेड 2 के बारे में। ये रेड 2 मूवी साल 2018 में आने वाली रेड का सेकंड पार्ट है, जो कि रिलीज हुई है इस महीने की 1 तारीख को, यानी कि 1 मई 2025 को। और बिल्कुल अपने फर्स्ट पार्ट की तरह ये मूवी भी पूरी तरह से बेस्ड है रेड के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए इस पूरी रेड 2 मूवी को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर रेड 2, गुड, वेरी गुड या फिर ऐसे किसी वर्ड का यूज जरूर करना। और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के वीडियो को लाइक करने से और कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे पहले 100 सब्सक्राइबर के लिए हम एक गिव अवे रख रहे हैं, जिसमें किसी 20 सब्सक्राइबर को 500 रुपए का इनाम मिलेगा। आपको बस सब्सक्राइब करना है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, रेड 2 मूवी की जो स्टोरी है वो रेड 1 से कनेक्टेड है, और इसीलिए इस मूवी के ज्यादातर कैरेक्टर्स भी सीधा उसी मूवी से लिए गए हैं। सो इसीलिए अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने रेड 1 मूवी नहीं देखी है, या फिर आपको वो मूवी देखे हुए काफी टाइम हो गया है, तो मैं आप सभी के लिए रेड 1 मूवी के प्लॉट को डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप सभी 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर अब तक होने वाली सारी कहानी के बारे में जान जाएं। तो दोस्तों, रेड मूवीज के जो मेन कैरेक्टर है वो है अजय देवगन, जिनका इन मूवीज के अंदर नाम है अमेय पटनायक। और ये अमेय पटनायक एक IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर है, जो की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक डेप्यूटी कमिश्नर के तौर पर काम करता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेप्यूटी कमिश्नर की रैंक बहुत ही बड़ी होती है, इसीलिए आप सभी ये समझ सकते हैं कि अमेय पटनायक इनकम टैक्स का बहुत ही बड़ा ऑफिसर है। इसके साथ ही अमेय पटनायक एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, जो कि अब तक अपनी सर्विसेज में 4200 करोड़ से भी ज्यादा पैसे रेड्स के अंदर कवर कर चुका है। लेकिन दोस्तों, रेड्स मार के सरकार का इतना बड़ा फायदा करवाने के बाद भी अमेय पटनायक का 74 टाइम्स ट्रांसफर किया गया है। लेकिन तब भी अमेय पटनायक की खासियत यह है कि ये ट्रांसफर होकर जहां भी जाता है ये वहां रेड मार देता है, और उस एरिया के जितने भी करप्ट लोग होते हैं उन सबको सबके सामने ले आता है। अब दोस्तों, इसी अमेय पटनायक की जो वाइफ है उसका नाम होता है मालिनी पटनायक, और इसी मालिनी पटनायक को रेड 1 में प्ले किया था इलियाना डिक्रूज ने। लेकिन अब रेड 2 के अंदर उन्हें रिप्लेस करके वहां पर वानी कपूर आ गई हैं। बाकी इन सब के साथ ही रेड 1 के अंदर हमने देखा था कि उस मूवी के अंदर अमेय पटनायक लखनऊ के एक बहुत ही अमीर आदमी के घर पर छापा मारता है, और लखनऊ के इस अमीर आदमी का नाम होता है रामेश्वर सिंह। जो रामेश्वर सिंह अपने एरिया का डॉन होने के साथ साथ वहाँ का लोकल पॉलिटिशियन भी होता है। लेकिन तब भी अमेय पटनायक उसके घर पर रेड मारता है, और 4 दिनों की लंबी रेड के बाद रामेश्वर सिंह के घर से सारा ब्लैक मनी और सारा इलीगल ज्वेलरी कवर कर लेता है। और फिर इसीलिए वो सारी चीजें जमा होती है सरकारी खजाने में, और उसके बाद रामेश्वर सिंह को जेल हो जाती है। और अब इसके आगे से स्टार्ट होती है रेड 2 की स्टोरी। सो अब कहानी में 7 साल बीत जाते हैं, और इसीलिए 7 साल बाद रेड 2 की स्टार्टिंग होती है साल 1989 से। अब यहाँ स्टार्ट होते ही हम राजस्थान के अंदर एक राजा के बहुत ही बड़े पैलेस को देखते हैं, जिस पैलेस के अंदर एक बहुत ही बड़ी पार्टी हो रही होती है। अब इसी पैलेस का जो राजा होता है उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन उन्हीं सारे पैसों में बहुत सारा इलीगल पैसा भी होता है, जिसे इस राजा ने कई सारे गलत काम करके कमाए होते हैं। और आज के दिन इस राजा को ये टिप मिली होती है कि आज उसके घर पर छापा पड़ने वाला है, और उसके पैलेस पर छापा और कोई नहीं बल्कि अमेय पटनायक मारेगा। और इसीलिए अमेय पटनायक के डर से वो अपने सारे ब्लैक मनी को अपने एक आदमी के जरिए पैलेस से बाहर भिजवा देता है, जिसके बाद राजा का वो आदमी उन सारे पैसों को ट्रक में डलवा के दूर ले जाने लगता है। अब इसी टाइम पर अमेय पटनायक अपनी टीम के साथ सीधा पैलेस पहुंचता है, और वहाँ पर वो गेट के गार्ड्स को गेट खोलने को कहता है, ताकि वो पैलेस के अंदर छापा मार सके। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जब अमेय पटनायक अपनी टीम के साथ पैलेस के अंदर आता है, तब उसके रेड मारने से पहले ही राजा के सारे आदमी उन पर बंदूक और हथियार तान देते हैं, जिसके बाद ही अमेय पटनायक की पूरी टीम वहाँ पर आगे नहीं बढ़ती और चुपचाप पैलेस से निकल के चली जाती है। अब ये देखकर पैलेस के राजा को ऐसा लगता है कि उसने अमेय पटनायक और उसकी पूरी टीम को डरा दिया है, और शायद इसीलिए उसके डर के मारे अमेय पटनायक वहाँ से भाग गया है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली में पटनायक वहाँ से डर के नहीं भागता है, बल्कि असल में उसे पता लग गया होता है कि पैलेस के राजा ने अपने दूसरे आदमी के जरिए अपने सारे ब्लैक मनी को कहीं और निकलवा दिया है। और इसलिए अमेय पटनायक जल्दी से अपनी टीम को लेकर सीधा वहाँ पर जाता है, और वहाँ पहुंचकर राजा के पैसों से भरे सारे ट्रक्स को सीज कर लेता है, और राजा के उस आदमी को पकड़कर सीधा अपने ऑफिस लेकर आता है। अब पटनायक के ऑफिस आने के बाद राजा का वो आदमी उसे रिश्वत ऑफर करता है, और वो अमेय पटनायक से कहता है कि वो राजा के इन सारे ब्लैक मनी को छोड़ दे, और इसके बदले में वो उसे 2-4 लाख रुपए दे देगा। लेकिन उसकी बात सुनकर अमेय पटनायक कोई रिएक्शन नहीं देता है, और इसीलिए राजा का वो आदमी पैसे बढ़ाते बढ़ाते 10 लाख तक ले जाता है, एंड वो अमेय पटनायक को 10 लाख रुपए ऑफर करता है। लेकिन इसके बाद अमेय पटनायक उससे 2 करोड़ रुपए मांगता है, और वो राजा के आदमी से कहता है कि अगर राजा को अपना सारा ब्लैक मनी वापस चाहिए तो उसके बदले में उसे 2 करोड़ रुपए देने होंगे। और अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि राजा साहब इस ऑफर के लिए मान जाता है, और वो कहीं से 2 करोड़ रुपए अरेंज करके उसे सीधा अमेय पटनायक को दे देता है, और अमेय पटनायक के हाथों से अपने सारे ट्रक्स छुड़वा लेता है। और यहाँ मूवी की स्टार्टिंग में
हमें ऐसा दिखाया जाता है कि अब अमेय पटनायक एक करप्ट ऑफिसर बन चुका है जो कि रिश्वत लेने लगा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेय पटनायक ने रिश्वत क्यों लिया है इस बारे में हमें आगे पता लगेगा। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा जेल के अंदर रामेश्वर सिंह को देखते हैं जो कि बीते 7 सालों से जेल के अंदर सजा काट रहा होता है। अब यहाँ जेल के अंदर ही हमें पता लगता है कि रामेश्वर सिंह जेल के अंदर काफी टाइम से पैरोल के लिए अप्लाई कर रहा है और अब फाइनली 7 सालों की सजा के बाद उसे पैरोल दे दिया जाता है, जिसके बाद रामेश्वर सिंह जेल से बाहर आ जाता है। अब दोस्तों आप में से जो भी लोग पैरोल सिस्टम के बारे में नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि जब भी किसी जेल के अंदर कोई कैदी बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है, जेल में शांति से रहता है, किसी से लड़ाई नहीं करता है और अपने सारे कामों को भी टाइम से पूरा करता है, तब उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसे पैरोल सिस्टम पर बाहर भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी क्रिमिनल की सजा 10 साल की है तो तब भी उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसे 7-8 सालों में जेल से बाहर भेजा जा सकता है और इसी चीज को ही पैरोल कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इसके बाद अमेय पटनायक की लाइफ देखते हैं। हम ये देखते हैं कि पटनायक अपनी लाइफ में काफी खुश होता है और अब उसे और उसकी वाइफ को एक बेटी भी होती है जो कि 6 साल की होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि जहाँ रेड के पार्ट 1 के अंदर अमेय पटनायक की वाइफ को इलियाना डिक्रूज ने प्ले किया था, वहीं पर ही रेड 2 के अंदर अमेय पटनायक की वाइफ वानी कपूर होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ अपने घर में अमेय पटनायक अपनी वाइफ को ये बताता है कि अब उसका इस शहर से भी ट्रांसफर हो चुका है और ये चीज बताते हुए वो अपनी वाइफ को अखबार दिखाता है, जहाँ अखबार की हेडलाइन पढ़कर हमें भी ये पता लगता है कि असल में अमेय पटनायक ने राजस्थान के राजा के पैसे छोड़ने के बदले में जो 2 करोड़ की रिश्वत ली थी वो रिश्वत की खबर बाहर आ चुकी थी और इसीलिए उसी रिश्वत के इल्जाम की वजह से अमेय पटनायक का ट्रांसफर हुआ है और इस बार उसका ट्रांसफर हुआ है राजस्थान के भोज टाउन के अंदर। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर भोज नाम का कोई भी टाउन नहीं है और इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर इस भोज नाम के टाउन को फिक्शनल तरीके से क्रिएट किया गया है। अब दोस्तों ट्रांसफर के हिसाब से अमेय पटनायक अपनी फैमिली को लेता है और सीधा भोज टाउन चला जाता है जिस टाउन में उसका ट्रांसफर हुआ था। अब अमेय पटनायक के यहाँ पर आने के बाद ही हम भोज टाउन का नजारा देखते हैं और इसी भोज के अंदर हम मिलते हैं मूवी के मेन विलन से यानी कि रितेश देशमुख से, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है मनोहर दंकड़। लेकिन दोस्तों इस पूरी मूवी के अंदर इन्हें दादा भाई के नाम से जाना जाता है और इसीलिए हम भी इन्हें दादा भाई कहेंगे। और दोस्तों दादा भाई के इंट्रोडक्शन के साथ ही हमें पता लगता है कि ये दादा भाई पूरे भोज का एमएलए है और एक एमएलए होने की वजह से यहाँ के लोग उसे काफी सपोर्ट करते हैं एंड दादा भाई की पूरे भोज के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी है। इसके साथ ही दादा भाई अपने एरिया के लोगों की बहुत मदद करता है और उसके टाउन में जितने भी भूखे लोग होते हैं वो उन सभी को खाना भी खिलाता है, जिस वजह से पूरे भोज के लोग दादा भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए हमेशा अपना पूरा सपोर्ट दिखाते हैं। हालांकि दोस्तों इन सब के साथ ही जो दादा भाई है वो पूरे भोज का सबसे अमीर आदमी होता है, यानी कि पूरे भोज के अंदर उसके पास सबसे ज्यादा पैसे होते हैं। इसके साथ ही उसने गरीबों की मदद करने के लिए एक फाउंडेशन भी बना रखा होता है, जिस फाउंडेशन के जरिए ही वो सारे जन कल्याण के काम करता है। अब दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से अमेय पटनायक को देखते हैं जो कि भोज आने के बाद सीधा अपनी ऑफिस ज्वाइन करता है। अब यहाँ के इनकम टैक्स ऑफिस में आने के बाद ही वो सबसे पहले अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है जो कि इनकम टैक्स का चीफ कमिश्नर होता है और मूवी के अंदर इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर को प्ले किया है रजत कपूर ने, जो कि इससे पहले भी कई सारी बड़ी बड़ी मूवीज और सीरीज में काम कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ही अमेय पटनायक अपने सीनियर और अपने बाकी सारे ऑफिसर्स को बताता है कि अब वो यहाँ भोज में यहाँ के सबसे अमीर आदमी दादा भाई के घर पे रेड मारेंगे। और वैसे ये बात सुनकर अमेय पटनायक का सीनियर भी हिल जाता है, लेकिन अमेय पटनायक जल्दी से अपनी टीम तैयार करता है और सीधा दादा भाई के घर रेड मारने जाता है। और फिर दोस्तों इसी टाइम पर हमें पता लगता है कि असल में मूवी की स्टार्टिंग में अमेय पटनायक ने जो 2 करोड़ की रिश्वत ली थी वो उसने करप्ट ऑफिसर होने की वजह से नहीं ली थी, बल्कि वो सब कुछ उसका मास्टर प्लान था। एक्चुअली में अमेय पटनायक ये जानता था कि रिश्वत लेने की वजह से उस पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगेगा और उसका यहाँ भोज में ट्रांसफर हो जाएगा एंड इसी वजह से उसने जानबूझकर रिश्वत ली ताकि उसका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए। और ये सब इसीलिए क्योंकि अमेय पटनायक यहाँ पर आकर दादा भाई को टारगेट करना चाहता था, क्योंकि वो दादा भाई को काफी सालों से ट्रैक कर रहा था। लेकिन दोस्तों इसी दौरान हमें पता लगता है कि रेड मारने से पहले अमेय पटनायक ने दादा भाई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। हम ये जानते हैं कि रेड मारने से काफी टाइम पहले से ही अमेय पटनायक ने भोज टाउन के लोगों से दादा भाई के बारे में जानना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान जब वो एक बार जूते लेने जूते वाली दुकान पर गया था, तब उसी टाइम पर दादा भाई के बारे में पूछने पर जूते वाला उसे बताता है कि असल में दादा भाई बहुत ही अच्छे इंसान है जिन्होंने मेरी भी कई बार मदद की है। लेकिन असल में बात यह है कि आज से बहुत साल पहले दादा भाई की भी एक जूते चप्पल की दुकान थी और वो मेरी तरह लोगों को जूते चप्पल बेचा करते थे। लेकिन दादा भाई की एक खासियत थी कि उनके दुकान में कोई जूते चप्पल बिके या फिर ना बिके, लेकिन तब भी वो अपने आसपास के पूरे इलाके के लोगों को खाना खिलाया करते थे। और वो जब तक अपने क्षेत्र के गरीब लोगों को भोजन नहीं करा देते थे तब तक दादा भाई घर जाकर सोते नहीं थे। लेकिन जब ऐसे ही गरीब लोगों को खाना खिलाने में दादा भाई को तकलीफ होने लगी और उनके पैसे खत्म होने लगे, तब उन्होंने अपने जूते चप्पल की दुकान तक बेच दी और दुकान बेचकर जो पैसे मिले उनसे गरीब लोगों को खाना खिलाने लगे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि जब दादा भाई के पास कुछ भी नहीं बचा, दादा भाई के सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो चाहकर भी गरीबों की मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इतने टाइम तक गरीबों की सेवा करने की वजह से आसपास के सारे लोग उनके समर्थन में आ गए और सभी गरीब लोगों ने दादा भाई को ये राय दी कि वो इलेक्शन में खड़े हों और पूरे क्षेत्र के एमएलए बन जाएं और एक बार नेता बनने के बाद वो क्षेत्र के लोगों की बड़े आराम से मदद कर सकते थे। अब सभी लोगों ने दादा भाई को ये राय दी कि वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस जाकर उनसे टिकट मांगे। लेकिन जब लोगों के कहने पर दादा भाई चीफ मिनिस्टर के ऑफिस गए और वहाँ जाकर एमएलए बनने की टिकट मांगी, तो वो सुनकर वहाँ बैठे चीफ मिनिस्टर ने और बाकी सारे लोगों ने दादा भाई का बहुत मजाक बनाया। चीफ मिनिस्टर ने दादा भाई को गरीब और फटीचर कहा और उन्होंने दादा भाई से ये भी कहा कि उसकी चप्पल खरीदने की भी औकात नहीं है और इसीलिए दादा भाई की बेइज्जती करने के लिए उसने दादा भाई के पैरों में पहनी हुई चप्पल को उनके सर पर रखने को कहा और सर पे चप्पल रखकर ही वहाँ से जाने को कहा। लेकिन
लेकिन जब भोज के लोगों ने देखा कि चीफ मिनिस्टर ने दादा भाई की बेइज्जती करी है और अपने ऑफिस से दादा भाई को उनके सर पर चप्पल रखवाकर वापस भेजा है, तब पूरे भोज के सारे लोग दादा भाई के समर्थन में आ गए और सभी लोगों ने मिलकर बिना किसी पार्टी के दादा भाई को पूरे क्षेत्र का एमएलए बना दिया। यहाँ तक कि उसके बाद से दादा भाई का समर्थन इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुद राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को भी दादा भाई से माफी मांगनी पड़ी और उनसे माफी मांग के दादा भाई का सपोर्ट लेना पड़ा, जिसके बाद दादा भाई पूरे राज्य के होम मिनिस्टर बन गए और उसके बाद से दादा भाई ने अपनी फाउंडेशन खोली जिसके जरिए वो आज गरीबों की मदद कर रहे हैं। हालांकि इन्हीं सारी इंक्वायरीज के साथ ही अमेय पटनायक को ये भी पता लगता है कि दादा भाई आज से काफी साल पहले नेहा नाम की एक लड़की से प्यार भी किया करता था। और वैसे तो दादा भाई और नेहा दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन शादी होने से पहले ही नेहा की ट्रेन हादसे में मौत हो गई और उस बात का दादा भाई को बहुत बड़ा सदमा लगा एंड फिर उसके बाद से दादा भाई ने कभी शादी ही नहीं करी। हालांकि दादा भाई के साथ साथ ही हमें यहाँ पर अमेय पटनायक के बारे में भी पता लगता है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि अमेय पटनायक ने जानबूझकर राजा से रिश्वत ली थी और खुद ही अपने ऑफिसर्स के जरिए खुद को पकड़वाया था। तो असल में उस टाइम पर हुआ कुछ ऐसा था कि जब अमेय पटनायक ने 2 करोड़ की रिश्वत ली तब उसने अपने सोर्सेज से उन पैसों को ट्रैक करवाया, जिसके बाद जाकर अमेय पटनायक को ये पता लगा कि वो पैसे हवाला के पैसे हैं जिन्हें इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से लाया गया था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उसे ये भी पता लगा था कि एक्चुअल में वो हवाला के पैसे लाने के पीछे दादा भाई का हाथ था। और इसीलिए इन सारी बातों को जानने के बाद ही अमेय पटनायक ने उन पैसों को पकड़वाया, खुद को जानबूझकर दुनिया के सामने रिश्वतखोर कहलवाया और सीधा दादा भाई को पकड़ने के लिए भोज में ट्रांसफर ले लिया। और दोस्तों भोज में ट्रांसफर लेने के बाद ही अमेय पटनायक ने यहाँ पर आने के बाद अपनी रिसर्च चालू कर दी थी, जिसके बाद रिसर्च कर करके धीरे धीरे उसे पता लग गया था कि दादा भाई पूरी दुनिया के सामने वैसे तो फाउंडेशन चलाता है जिसमें वो ये दिखाता है कि वो इसके जरिए गरीब लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन असल में दादा भाई फाउंडेशन का इस्तेमाल करके हवाला के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करता है। और इन सारी बातों को जानकर अमेय पटनायक ने धीरे धीरे करके कुछ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे, जिन सबूत के दम पर उसने दादा भाई के घर में रेड मारने के लिए वारंट ले लिया। और फिर इसीलिए अमेय पटनायक अपनी पूरी टीम को लेकर सीधा दादा भाई के घर में रेड मारने जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे अमेय पटनायक रेड मारना स्टार्ट करता है तब उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है, और वो इसीलिए क्योंकि उसने जिन जिन जगहों पर सबूत देखे थे दादा भाई ने वो सारे सबूत हटवा दिए थे, क्योंकि एज ऑफ कोर्स दादा भाई एक कैबिनेट मिनिस्टर है जिसकी बहुत ही ज्यादा पावर है और इसीलिए इस पूरी रेड के अंदर अमेय पटनायक को कुछ भी नहीं मिलता है। और अब क्योंकि दोस्तों अमेय पटनायक को दादा भाई पर मारी गई रेड में कुछ भी नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ से ही वो पूरी रेड झूठी साबित हो जाती है। और अब क्योंकि दादा भाई एक कैबिनेट मिनिस्टर था इसीलिए वो इस बात का आधार बना के अमेय पटनायक को उसकी नौकरी से सस्पेंड करवा देता है। और सिर्फ ये नहीं दोस्तों बल्कि यहाँ पर ही दादा भाई अमेय पटनायक के सामने इस बात को भी रिवील करता है कि वो ये जानता था कि अमेय पटनायक उस पर यानी कि दादा भाई पर काफी टाइम से नजर रख रहा है, लेकिन असल में अमेय पटनायक को ये नहीं पता था कि खुद दादा भाई भी अमेय पटनायक पर बहुत टाइम से नजर रख रहा है। और इसीलिए दादा भाई ये तक जानता है कि अमेय पटनायक ने जानबूझकर 2 करोड़ की रिश्वत का इल्जाम अपने सर पर लिया, उसी के जरिए उसने दादा भाई को ट्रैक किया और वो यहाँ पर छापा मारने आया। लेकिन दोस्तों इतना कुछ होने की वजह से अमेय पटनायक भी इस बात को डिसाइड करता है कि अभी बेशक से वो दादा भाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है और दादा भाई ने उसे नौकरी से भी निकलवा दिया है, लेकिन तब भी वो नौकरी में रहे या फिर ना रहे उसके बावजूद भी अब वो दादा भाई को छोड़ेगा नहीं और वो दादा भाई की सच्चाई को सबके सामने लाकर रहेगा। और फिर इसीलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि नौकरी में ना होने के बाद भी अमेय पटनायक अपने नेटवर्क्स को यूज करने लगता है और अपने जान पहचान के लोगों की मदद से इन्वेस्टिगेशन करके दादा भाई के बारे में सारी चीजों के बारे में जानने लगता है। अब दोस्तों इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अमेय पटनायक अपने बैच के पुराने दोस्तों की हेल्प लेता है और अब जाहिर है कि अमेय पटनायक के पुराने बैच वाले दोस्त भी बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, इसीलिए उन सब की हेल्प की मदद से अमेय पटनायक कई सारी चीजें जानता है और उसे दादा भाई के बारे में बहुत सारी अंदर की बातें पता लगती हैं। असल में दोस्तों अमेय पटनायक काफी टाइम से ये सोच रहा था कि दादा भाई हवाला के जरिए बहुत सारे ब्लैक मनी को व्हाइट करता है, लेकिन आखिरकार वो ब्लैक मनी को व्हाइट करता कैसे है, क्योंकि इतने सारे करोड़ों रुपए को ब्लैक से व्हाइट करने के लिए कोई बड़ा जरिया चाहिए। और दोस्तों ये सब सोचने के दौरान ही अमेय पटनायक को ये पता लगता है कि असल में दादा भाई के पास बहुत सारी जमीनें हैं, इतनी जमीनें जितनी कोई सोच भी नहीं सकता है, और वो सारी जमीनें दादा भाई या फिर उनके किसी रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर्ड है। और फिर इसीलिए यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करके अमेय पटनायक को ये पता लगता है कि एक्चुअल में दादा भाई अपने ब्लैक मनी को व्हाइट जमीनों के जरिए करता है, क्योंकि दादा भाई जितने ही ब्लैक मनी को लेता है वो जमीन खरीदने के बहाने उन सारे ब्लैक मनी को व्हाइट में दिखा देता है। लेकिन जाहिर है कि ऐसी बड़ी ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए दादा भाई के पास कोई जमीन होनी चाहिए और इसीलिए इन जमीनों को हासिल करने के लिए दादा भाई दूसरी तरीके अपनाता है और ये तरीका होता है गरीब और मासूम लड़कियों को जॉब दिलवाना। असल में ऐसा करने के लिए दादा भाई गरीब लड़कियां और उनकी फैमिलीज को पकड़ता है और उनकी फैमिलीज से उन लड़कियों को जॉब दिलवाने के बहाने में उनकी फैमिलीज की जमीनें ले लेता है, वो भी बहुत ही कम दाम में। और उनकी सारी जमीन बहुत ही कम दाम में लेने के बदले में वो उनकी बेटियों को सरकारी रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में जॉब्स दिलवा देता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं दोस्तों बल्कि इन सबके साथ ही दादा भाई जिन भी लड़कियों को जॉब्स दिलवाता है वो उन सभी लड़कियों को एक्सप्लॉइट भी करता है, यानी कि दादा भाई उन सभी लड़कियों का फिजिकली मिसयूज करता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों बल्कि इन सब चीजों के साथ ही अमेय पटनायक को ये भी पता लगता है कि भोज के लोगों ने उसे दादा भाई की जिस लवर के बारे में बताया था यानी कि नेहा राठौर के बारे में, वो नेहा या फिर यूं कहे वो नेहा राठौर और उसकी पूरी स्टोरी भी झूठी थी। असल में गांव वालों के बीच ऐसी बात फैली थी कि नेहा राठौर दादा भाई से प्यार करती थी, लेकिन उनसे शादी करने से पहले उसकी ट्रेन हादसे में मौत हो गई। पर दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के अंदर अमेय पटनायक को ये तक पता लगता है कि नेहा राठौर दादा भाई से प्यार नहीं करती थी, बल्कि दादा भाई ने नेहा राठौर को भी फिजिकली मिसयूज किया था और जब नेहा राठौर ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो दादा भाई ने उसे जान से मार दिया और नेहा राठौर की मौत को दादा भाई ने ट्रेन हादसे का नाम दिया। अब ये सारी बातें जानने के बाद ही अमेय पटनायक बारी बारी करके उन सारी लड़कियों से कॉन्टेक्ट करता है जिन सभी लड़कियों के साथ दादा भाई ने दुष्कर्म किया था और वो उन सभी लड़कियों
उसे कहता है कि वो सब दादा भाई के खिलाफ गवाही दे दें, जिससे कि दादा भाई का साथ सामने आ सके और उसे जेल हो सके। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि कोई भी लड़की दादा भाई के खिलाफ नहीं जाती और वो सब के सब अमेय पटनायक का साथ देने से मना कर देती है। लेकिन दोस्तों अब जब सारी लड़कियां दादा भाई के खिलाफ जाने से मना कर देती हैं, तब अमेय पटनायक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ये सोचता है कि इस आइडिया के जरिए वो दादा भाई की सच्चाई सामने ला सकता है एंड उसे अरेस्ट करवा सकता है। अब ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले दिल्ली जाकर एक लॉयर से मिलता है, जो लॉयर बहुत ही ज्यादा करप्ट होता है और पैसे लेकर कुछ भी कर देता है। और अमेय पटनायक इस लॉयर को कई सारे पैसे देता है और उससे दादा भाई के खिलाफ कोर्ट में एक PIL फाइल करवाता है। और वो इस PIL को दादा भाई के खिलाफ फाइल करवाता है, जिसमें कि ये लिखा होता है कि दादा भाई के पास जो बेशुमार जमीनें हैं वो उसने गरीब लोगों से हड़पी है। अब इधर दादा भाई को जैसे इस बात का पता लगता है कि उसके खिलाफ PIL फाइल हुई है, तब उसे ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर सीन शिफ्ट होता है और हम भोज के इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर एक नए ऑफिसर को देखते हैं, जिस ऑफिसर का नाम होता है बब्बन। और ये बब्बन ऑफिसर अमेय पटनायक की जगह आया होता है, क्योंकि आपको याद हो तो दादा भाई के घर में रेड मारने की वजह से अमेय पटनायक को सस्पेंड कर दिया गया है और अब इसीलिए उसकी जगह बब्बन आया है। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि बब्बन बहुत ही ज्यादा करप्ट होता है और इसीलिए वो दादा भाई के पास जाकर उससे कहता है कि अगर दादा भाई उसे टाइम टाइम पर रिश्वत खिलाता रहेगा तो वो कभी भी दादा भाई के खिलाफ नहीं जाएगा। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि दादा भाई भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और वो बब्बन को पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लेता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही जो नया ऑफिसर होता है जिसका नाम बब्बन होता है, उसे ये टिप मिलती है कि भोज में दादा भाई का कोई दुश्मन है जिसके घर में बहुत सारा इलीगल पैसा छुपा हुआ है। और इसीलिए इस बात को जानते ही वो ये फैसला करता है कि ये जो दादा भाई का दुश्मन है वो उसके घर में छापा मार के पैसा पकड़ेगा और ऐसा करके वो दादा भाई को खुश कर देगा। लेकिन दोस्तों जब वो वहाँ जाकर छापा मारता है तब उसे पता लगता है कि असल में वो जगह दादा भाई की थी, इसलिए वहाँ का सारा पैसा भी दादा भाई का था। और इसीलिए इस बात को जानते हुए जल्दी से दादा भाई के पास जाकर माफी मांगता है, जो सुनकर दादा भाई उससे कहता है कि वो आगे से कहीं छापा नहीं मारेगा। लेकिन ये सुनकर बब्बन दादा भाई से कहता है कि जहाँ भी छापा मारने के बारे में उनके डिपार्टमेंट को पता लगता है उन्हें वहाँ पर छापा मारना ही पड़ता है और इसलिए हो सकता है कि आगे भी वो लोग कई जगहों पर छापा मारे। अब दोस्तों ये बात सुनकर दादा भाई थोड़ा सा घबरा जाता है और इसीलिए वो सोचता है कि आगे चलकर ऐसे उसके और भी पैसे पकड़े जा सकते हैं। और इसीलिए दादा भाई भोज से अपने सारे पैसों को इकट्ठा करता है और अपने सारे ब्लैक मनी और इलीगल ज्वेलरी को वहाँ से शिफ्ट करवाने लगता है। अब हालांकि दोस्तों इस टाइम पर दादा भाई ये सोचता है कि आखिरकार ऑफिसर बब्बन को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी जगहों के बारे में कैसे पता लगा, क्योंकि हो ना हो छापा मारने के लिए किसी न किसी ने तो उन्हें यह बताया ही होगा। और थोड़ी जांच के बाद दादा भाई को पता लगता है कि असल में इनकम टैक्स वालों को और बब्बन को ये सारी बातें अमेय पटनायक बता रहा है। लेकिन अमेय पटनायक को ये सारी बातें पता लग रही है दादा भाई के PA से, और वो इसीलिए क्योंकि आज से काफी टाइम पहले अमेय पटनायक ने दादा भाई के PA से मीटिंग करी और उसने PA से बातचीत करके उसका जमीर जगा दिया एंड उसे अपनी साइड कर लिया, जिसके बाद से दादा भाई के PA ने दादा भाई को पकड़वाने के लिए उसके सारे अड्डों की लोकेशन अमेय पटनायक को बताना शुरू कर दिया। अब ये बात जानते ही दादा भाई अपने PA को पकड़कर बहुत पिटवाता है एंड उसे एक जगह किडनैप करवा के रख देता है। अब हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि अमेय पटनायक की वाइफ को यानी कि मालिनी पटनायक को भी ये पता लग जाता है कि दादा भाई ने बहुत सारी लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया है और इसीलिए उन सारी लड़कियों के बारे में जानने के बाद ही वो बारी बारी करके उन लड़कियों से मिलने लगती है और उन सभी को बारी बारी करके दादा भाई के खिलाफ करने के लिए राजी कर लेती है। अब हालांकि दोस्तों इन सबके साथ ही जो दादा भाई होता है उसे कोर्ट में अपनी PIL को लेकर काफी ज्यादा चिंता होती है और इसीलिए अमेय पटनायक ने जिस वकील से बात करी थी, दादा भाई सीधे जाकर उस वकील से मिलता है और उस रिश्वतखोर वकील को 5 करोड़ रुपए देता है, जिसके बदले में वकील दादा भाई से कहता है कि वो उसकी PIL को हटवा देगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तब वहाँ कोर्ट में दादा भाई को ऐसा लगता है कि शायद से वकील उसकी PIL को हटवा देगा, लेकिन असल में वहाँ पर वो वकील तेज चल जाता है और वो असल में कोर्ट में PIL तो हटवाता नहीं है, बल्कि इसके साथ ही वो कोर्ट के अंदर एक रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिस रिकॉर्डिंग में सभी लोग ये सुनते हैं कि दादा भाई ने वकील को 5 करोड़ रुपए रिश्वत दी है और रिश्वत देकर दादा भाई ने PIL को खत्म करवाने की कोशिश की है। और अब इसीलिए ये बात कोर्ट के सामने आने के साथ ही वकील ये भी साबित कर देता है कि दादा भाई ने गरीब लड़कियों के साथ गलत काम किया है एंड उनकी जमीनों को हड़पा है। साथ ही साथ वो ये भी साबित कर देता है कि दादा भाई ने नेहा राठौर को भी जान से मारा है। अब असल में दोस्तों हमें पता लगता है कि वकील इसीलिए तेज चलाए क्योंकि अमेय पटनायक ने उसे पहले से अपनी तरफ कर रखा था और उसने वकील को ये तक बता रखा था कि दादा भाई उससे मिलने की कोशिश करेगा और अपना केस हटवाने के लिए उसे पैसे भी देगा। और इसलिए यहाँ कोर्ट के अंदर वकील ने दादा भाई का साथ नहीं दिया, जिस वजह से दादा भाई के खिलाफ केस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर इसीलिए जज ये ऑर्डर्स देता है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक दादा भाई को भोज से तड़ी पार रखा जाएगा, ताकि दादा भाई भोज के अंदर किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न कर सके। लेकिन दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि दादा भाई काफी पावरफुल इंसान होता है और इसीलिए वो अपनी अप्रोच लगाकर अपने तड़ी पार को हटवा लेता है। अब दोस्तों इन सब के बाद हम पटनायक को देखते हैं, जो कि सीधा जाकर अपने सीनियर से मिलता है और उनके सामने दादा भाई के खिलाफ कई सारे सबूत रखता है। और फिर पटनायक अपने सीनियर से कहता है कि वो दादा भाई के खिलाफ रेड मारने वाला है और अगर इस बार उसे रेड में कुछ भी नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए रेड मारना छोड़ देगा एंड इसीलिए वो चाहता है कि उसे उसकी पोस्ट पर वापस डाल दिया जाए। ये बात सुनकर उसका सीनियर मान जाता है एंड वो पटनायक को फिर से उसकी पोस्ट पर डाल देता है, जिसके बाद पटनायक जल्दी से भोज जाता है और सीधा जाकर बब्बन से मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि जो बब्बन है यानी कि वो ऑफिसर जो कि पटनायक की जगह पर भोज आया होता है, वो एक्चुअल में पटनायक का ही दोस्त होता है, जो कि काफी टाइम से पटनायक के कहने पर दादा भाई पर नजर रख रहा था। और इसीलिए पटनायक की नौकरी पर वापस आने के बाद ही बब्बन उसे बताता है कि एक्चुअली में दादा भाई के लोकेशंस पर रेड पड़ने की वजह से दादा भाई ने अपने सारे का सारा पैसा और सारी ज्वेलरी अपने किसी नए वाले होटल के अंदर छुपा दिया है और इसीलिए अगर वो लोग दादा भाई के उस नए होटल पर रेड मारेंगे तो उन्हें वहां से सब कुछ मिल जाएगा। अब दोस्तों ये बात पता लगते ही पटनायक अपनी टीम तैयार करता है और वो जल्दी से दादा भाई के नए होटल में रेड मारने जाता है। हालांकि इस टाइम पर हमें पता लगता है कि दादा भाई से तड़ी पार तो हट गया होता है, लेकिन वो इस टाइम पर चुनाव के काम से बाहर
बाहर गया होता है। इधर पटनायक अपनी टीम के साथ मिलकर होटल में छापा मारता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर वो जैसी होटल की दीवारों को तोड़ता है वैसी उसके अंदर से बहुत सारा सोना और कैश निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही इस होटल के अंदर जितने भी बाथरूम्स होते हैं उन सब के अंदर सोने के नल लगे होते हैं, और इसीलिए अमेय पटनायक और उसकी पूरी टीम मिलकर इन सारी चीजों को जब्त कर लेती है। जिसके बाद इस पूरी रेड के अंदर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है, और ये सारी की सारी बेनामी चीजें दादा भाई की होती है। अब दादा भाई को जैसे ये पता लगता है वैसे वो जल्दी से अपने होटल की तरफ भागता है, और वो रास्ते में जल्दी से सीएम को भी फोन करता है ताकि वो सीएम से कहकर इस पूरी रेड को रुकवा सके। लेकिन सीएम दादा भाई को ये बोलकर मना कर देता है कि ये पूरी रेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात जानते ही दादा भाई जल्दी से पीएम को भी फोन करता है ताकि वो पीएम से कहकर इस रेड को रुकवा सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि पीएम दादा भाई का फोन नहीं उठाते हैं। अब ये सब देखकर दादा भाई को बहुत गुस्सा आता है, और इसलिए वो जल्दी से भोज के लोगों को उकसाता है और उन सभी को अमेय पटनायक के खिलाफ कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि भोज की सारी जनता मिलकर जल्दी से दादा भाई के होटल को घेर लेती है और अंदर घुसकर अमेय पटनायक को मारने की भी कोशिश करती है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर अमेय पटनायक ने जो भी पैसे रिकवर किए होते हैं वो उन सारे पैसों को उड़ाने लगता है, जो देखकर भोज की सारी जनता उन पैसों को लूटने में बिजी हो जाती है। और इन पैसों को लौटाते हुए अमेय पटनायक अपने साथियों से कहता है कि ये पैसा असल में भोज के लोगों का ही है जिन्हें दादा भाई ने लूट लिया था, और इसलिए अब ये पैसा इन सबको वापस मिल रहा है, इसलिए इन सब में कुछ गलत नहीं है। हालांकि इसके साथ ही दादा भाई ने अपने जिस पीए को किडनैप कर लिया था उसे भी उसने इसी होटल में रखा था, और इसीलिए वो पीए भी अमेय पटनायक को मिल जाता है, जो देखकर अमेय पटनायक उस पीए को भी छुड़ा लेता है। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि अमेय पटनायक को यहाँ पर यह भी पता लगता है कि दादा भाई ने अपना सारा सोना नदी के अंदर छुपा रखा है, और इसीलिए पटनायक जल्दी से नदी के अंदर से दादा भाई का छुपाया हुआ सारा सोना बाहर निकाल लेता है। अब ये सारी चीजें दादा भाई अपने सामने देखता है, और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और इसीलिए वो जल्दी से पटनायक को मारने जाता है। लेकिन उसी टाइम पर दादा भाई के सामने उसकी मदर आ जाती है, और स्टोरी में यहाँ पर हमें पता लगता है कि अमेय पटनायक की वाइफ ने यानी कि मालिनी ने बारी बारी करके उन सारी लड़कियों को एक कर लिया था जिन सब लड़कियों के साथ दादा भाई ने दुष्कर्म किया था, और उन सभी लड़कियों ने एक साथ मिलकर दादा भाई की माँ को सारी सच्चाई बता दी थी। और अब इसीलिए दादा भाई की माँ दादा भाई के सामने आती है एंड वो उसे उसके किए गए कामों के लिए चाटा मारती है। और अब क्योंकि दादा भाई की माँ को उसकी सारी सच्चाई पता लगी थी इसीलिए वो भी शर्म के मारे टूट जाता है, और फिर इसीलिए दादा भाई अपने आप ही सरेंडर कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो दादा भाई को अरेस्ट कर लेती है। अब इसके बाद हमें सीधा जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेल में हम दादा भाई को देखते हैं, और जेल के जिस सेल में दादा भाई होते हैं उसके बगल में ही वहाँ पर ताऊ जी आते हैं, यानी कि रेड 1 का मेन विलन रामेश्वर सिंह। और वो इसीलिए क्योंकि रामेश्वर सिंह के पैरोल की टाइमिंग खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक साथ मिलने के बाद ही रामेश्वर सिंह और दादा भाई दोनों ये फैसला करते हैं कि वो दोनों मिलकर अमेय पटनायक से अपना बदला जरूर लेंगे। लेकिन दोस्तों फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी वीडियो रेड 2 मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको हमारी वीडियो और इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।